अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का जो टॉपिक जो मैंने चूज़ किया डिस्कशन के लिए वो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? आखिर ये कैसे पता चलता है कि नॉर्मल है? क्या वजह क्या होती है? देखें, इसमें होता यह है कि हमारे पास इसमें जो मीन है ना, हम कोई सा भी अगर डाटा कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सा भी रैंडम वेरिएबल का डाटा लें, अगर हम उसका मीन लें और उसके हम मीडियन लें, ठीक है, और हम उसका मॉड लें, और ये तीनों वैल्यू अगर ये इक्वल आ जाए, यानी मीन मीडियन मॉड सबके सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा हमने लिया है वो नॉर्मल है, यानी कि वो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम ये कहते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो होती है उसकी जो कर्व बनती है वो बेल शेप बनती है, जैसे कि मैंने आपके सामने एक बेल शेप बनाई है। ठीक है। इसका जो बेल शेप जो मैंने जो मीन मीडियन जो मॉड है उसकी जो लोकेशन होती है वो उसके सेंटर पे होती है। यहाँ इसका मीन होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्स बार लिखा हुआ है, इस फिगर के अंदर भी आपको ये एक्स बार नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, बाकी इसकी जो राइट साइड की तरफ अगर आप जाएंगे ना, तो सारे आपके पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। इस साइड पे जितनी भी वैल्यू होंगी, जैसे आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है। इस तरह से अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको -1 मिलेगा, -2 मिलेगा और -3 मिलेगा। अब देखिए, ये जो एक्स बार ये फिर है क्या चीज़? ये है ज़ीरो। ये जो मैंने कर्व आपके सामने बनाया था, ये असल में अगर हम डेटा सेट जो हमारे पास होता है, हम उसका अगर हिस्टोग्राम बनाए ना, तो वो हमें इस तरह से, हम अगर हिस्टोग्राम बनाए तो हिस्टोग्राम हमें इस तरह का मिलता है। और हिस्टोग्राम को अगर हम ट्रेस करें इसके कॉर्नर के साथ, तो ये हमें इसी तरह का शेप मिलता है जैसा कि आपने देखा था वो जो बेल शेप जो मैंने बनाई है उसी की तरह का। ठीक है। अच्छा, ये जो बेल शेप है ये इस तरह से जो एक्स एक्सिस है उसके साथ मैच नहीं होता, मिलता नहीं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, बल्कि ये साथ साथ इसके चलता जाता है। ठीक है। और ये जो मैंने आपको यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है जैसे एक्स बार प्लस एस, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। यानी एक्स बार से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन या जितनी भी, यानी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ट्वाइस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन है। यानी अगर मैं इसको यहाँ लिख के दिखाऊं आपको, तो ये है इसका मीन, यानी एक्स बार। अब इससे अगर इस तरफ आगे अगर बढ़ेंगे तो ये है एक्स बार में +1 स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आगे और बढ़ेंगे तो एक्स बार में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इसी तरह से अगर आप इस तरफ आएंगे, यानी इसके लेफ्ट साइड पर, तो एक्स बार में माइनस हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर एक्स बार में माइनस हो जाएगी 2 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो इसका जो मीन है, जैसे कि अभी हमने पहली बात की थी कि वो सेंटर के ऊपर रहता है, और इस तरफ आपके प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड होती जाती है मीन के अंदर, और इस तरफ से ये माइनस होती जाती है मीन से, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अच्छा, तो अभी हमारी बात हो रही थी कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व हमें कैसा मिलेगा, बेल शेप मिलेगा। और अगर हम इसमें, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया कि मैंने इसकी आगे की फॉर्म लिखी है, जिसे मैंने इसको जेड स्कोर्स में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेड स्कोर्स क्या होती है, जैसे मैं पहले आपको पहले डिफाइन कर दूं, जैसे जेड स्कोर होता है जेड इज इक्वल्स टू वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू होगी उसमें से हम माइनस करेंगे मीन को, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे उसकी कोई ना कोई मीन तो होगा ना, और कोई ना कोई उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और ये जो डाटा सेट होगा हमारे पास वो कोई ना कोई वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर एक्स एक वैल्यू लूँ, ठीक है, और जो मीन है उसका वो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करूं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा से करूं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो यूं बन जाता है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं, बाद में जाके आगे, कि जेड स्कोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये एक्स से क्या मतलब है। एक्स से मतलब डाटा पॉइंट है, जैसा कि पहले आपको बताया, यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे उसमें कोई ना कोई एक्स की वैल्यू तो होगी ना, वो रैंडम वेरिएबल, यानी जो वैल्यू होगी उसकी वो एक्स तो होगी। उसमें से अगर हम उसका मीन माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो हमारे पास क्या बनेगा, जेड स्कोर। तो इसलिए ये जितनी भी वैल्यू मैंने आपको सामने लिखी है, यानी 1 2 3, और इस तरफ से -1 -2 -3, ये सब जेड स्कोर्स हैं। और आप देखें कि इसके ऊपर यानी एक्स बार पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। जीरो के क्यों आनी चाहिए? देखिए, मैं वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू है वो है मीन, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है वो एक्स, यानी कोई भी है वो है मीन, मीन के बराबर है। और जब मैं उसी का मीन, यानी उसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जब मैं माइनस करूंगा, तो आंसर मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जीरो।
और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आंसर फिर भी क्या आएगा 0। तो इसीलिए इसका जो सेंटर होता है, यानी जो मीन पोजीशन होती है वो 0 होती है। यानी मीन पोजीशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और इस कर्व को फिर हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। यानी ये कर्व क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको क्यों एसोसिएट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए हम इसको प्रोबेबिलिटी के साथ इसलिए एसोसिएट कर रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो आपके पास जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो ये है कि अगर आप कोई भी प्रोबेबिलिटी लें किसी भी एक्स नंबर की, वो कैसी होगी, या तो 0 होगी, ठीक है, यानी वो पॉजिटिव होगी, दूसरे लफ्जों में, यानी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, उससे बड़ी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये कहाँ तक जाती है, इसकी कोई ना कोई लिमिट तो होती है ना, बिल्कुल होती है। देखिए ये 0 से बड़ी वैल्यू होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी, है ना। ये प्रोबेबिलिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि वो पॉजिटिव होगी, और दूसरा वो 0 और 1 तक हो सकती है, और इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो सिमिलर वे में अगर ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व मैंने आपके सामने भी बनाया था, जो कि बेल शेप है, जिसको मैं अभी दोबारा ट्रेस कर रहा हूँ इस तरह, ठीक है, इसका जो एरिया होगा बीनीथ, यानी इसका जो नॉर्मल कर्व की जो बीनीथ जो एरिया बनता है वो 1 के इक्वल होता है। और आपको पता है कि एरिया जो है वो क्या होता है, माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोबेबिलिटी की कंडीशन को फुलफिल करता है ये फंक्शन जो ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इसकी कोई प्रॉपर्टीज अगर देखें जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज वही हैं कि एरिया इसका 1 होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल से मतलब ये है कि देखें, दोबारा से मैं कर्व अगर ट्रेस करूं तो ये देखें इस तरह से कर्व बनेगा। अब ये यहाँ से मैं एक्सेस की बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 0 इसका होगा इसका। अगर इस तरफ का एरिया लें तो टोटल एरिया मैंने आपको बताया था 1 होता है। अगर आप लेफ्ट साइड का एरिया लें वो भी 0.5 के इक्वल है, और अगर आप राइट साइड का एरिया लें तो वो भी आपके पास कितने इक्वल है, 0.5 के इक्वल है। और 0.5 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 1। तो ये सिमेट्रिकल होता है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमेट्रिकल होता है। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 0, यानी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यों है, क्योंकि हम इसमें जेड स्कोर यूज करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो मीन है वो क्या है, 0 है। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है। दूसरी बात ये कहता है 4 में, द मीन डिवाइड्स द एरिया इन हाफ, यानी इसका जो ये 0 जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, ये मीन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये डिवाइड कर देता है हाफ में, यानी इस तरफ भी 0.5 और इस तरफ भी 0.5, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं नंबर 5 में, नियरली ऑल द एरियाज बिटवीन -3 and 3, तो z की वैल्यू, यानी जो हम यहाँ पे भी बता रहे थे आपको, जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि -3 से +3 तक ये होती है, ये देखिए इस तरह से होती है। ठीक है। तो ये जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, क्योंकि इसमें नॉर्मल स्कोर हम लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसकी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में उसने कहा है कि गिवन दैट एक्स इज अ नॉर्मली एक्स इज अ नॉर्मली एक्स इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, यानी एक्स क्या है, वो रैंडम वेरिएबल है और वो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, विद अ मीन ऑफ 60, यानी मीन इसका कितना दिया हुआ है, 60, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सोल्यूशन करना शुरू करूं इस एग्जाम्पल का जो आपको ऊपर गिवन है, जो इसको मैंने अभी रीड किया है। ठीक है। तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60, सॉरी मीन आपको 60 दिया हुआ है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू कितना दिया हुआ है, 60। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया हुआ है, सिग्मा, वो दिया हुआ है आपको 10। ठीक है। अभी आपको एक्स नहीं गिवन, एक्स में यहाँ ए में पूछा हुआ है। ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें व्हेन पी एक्स इज ग्रेटर देन 60, यानी अगर वो नंबर जिसको हम रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 60 हो, तो फिर उसकी क्या चांसेस हैं। ठीक है। यानी एक नंबर 60 है, 60 से ग्रेटर है, उसके आने के कितने चांसेस हैं, वो ये कहता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करें। तो देखिए इस वक्त हमें उसका मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और एक रैंडम वेरिएबल है जो कि 60 से ज्यादा बड़ी वैल्यू आने के चांसेस हमसे पूछे जा रहे हैं इसके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी क्या करेंगे, हम इसका z फाइंड करेंगे। z किसका फाइंड करेंगे, 60 का फाइंड करेंगे। तो z इज इक्वल्स टू वैल्यू माइनस मीन, तो वैल्यू कितनी है, 60, माइनस मीन कितना है, 60, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 10। तो z 60 इज इक्वल टू 60 माइनस 60, 0/10, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। क्लियर होगी बात।
अब हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व पर, यानी हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, इसको हमने, यानी ये जो प्रॉब्लम हमें गिवन थी ये वाली पूरी, इसको हमें ट्रांसलेट किस पे कर दिया है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व पे कर दिया है। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी उससे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगी। अब ये नंबर जो x था वो z में कन्वर्ट हो चुका है, और इसकी वैल्यू हमें किससे चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए 0 से, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। आप देखिए मैंने आपको अभी स्टार्ट में पहले बताया था कि जो नॉर्मल जो कर्व है, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल जो कर्व है, अगर हम उसमें देखें तो उसका जो मीन है वो कहाँ होता है, 0 पे होता है। ये इसका 0 पोजीशन पे इसका मीन होता है। और अगर हम एरिया की बात करें क्योंकि हमने कहा था कि जो इसका जो एरिया होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसका एरिया यानी अंडर द नॉर्मल कर्व 1 होता है, ठीक है। इसी वजह से जब वो कहता है कि ग्रेटर देन 0 का एरिया, तो ग्रेटर देन 0 का एरिया अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये पूरा एरिया कितना है, ग्रेटर देन 0 है, ये जो मैंने 0 से इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे आपको बताया। तो आपको मैंने पहले कहा था कि इस साइड पे एरिया कितना होगा, 0.5, यहाँ भी कितना होगा, 0.5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.5। यानी कि 50% चांसेस हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 60 होगी, अगर उसका मीन 60 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अच्छा, इसी को हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेटर से कैसे करते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ कैलकुलेटर की। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेटर शेयर हो रहा होगा, और इसमें हम किस तरह से करेंगे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, इसमें इसको आप कन्वर्ट करें, यानी आप चाहे इसके मॉड को प्रेस करें। मॉड को प्रेस करने के बाद आप स्टैट देखें 3 पे आपको नजर आ रहा है, तो आप 3 प्रेस करें। 3 प्रेस करने के बाद आप AC प्रेस कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट और 1 प्रेस करें, 1। अब आपके पास जो 5 पे लिखा आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप 5 प्रेस करें। अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो आपको ग्रेटर देन की फाइंड करनी है। तो ग्रेटर देन जब भी होता है, यानी रैंडम वेरिएबल जैसे एक्स था या जेड हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था, वो ग्रेटर देन 0 था, तो उसके लिए आप आर यूज करते हैं, यानी राइट साइड का एरिया जब आपको फाइंड करना होता है तो आप आर यूज करते हैं। तो आप यहाँ से 3 प्रेस करेंगे, ये आपके पास आर आ जाएगा। अब आपको वैल्यू कितनी गिवन थी जब आपने जेड में कन्वर्ट कर ली थी, वो थी 0, तो आप यहाँ पे 0 पुट करें, 0, और उसको ब्रैकेट को क्लोज करें, इक्वल टू प्रेस करें। तो आपके पास देखिए 0.5 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड की है वो कितनी है, 0.5 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और फिर आपको बताता हूँ कि क्या है। तो वापस आते हैं लेक्चर पे, ठीक है। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है कि आप बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 60 बट लेसर देन 72, ठीक है। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप इसको समझें कि ये हमें कौन सा एरिया हमसे पूछा है, इसका प्रोबेबिलिटी हम इसकी कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सबसे पहले काम ये करें कि इनको जेड स्कोर्स में कन्वर्ट कर लें। तो पहले हम जेड स्कोर्स को कन्वर्ट करते हैं, ये मैं इसका बी पार्ट कर रहा हूँ। तो हमें z चाहिए किसके ऊपर, 60 के ऊपर। अगर देखिए सेम हमारे पास म्यू क्या रहेगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है 60, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितनी होगी, वो होगी 10, ठीक है। अब आपको z की वैल्यू चाहिए 60 पे, तो हम इसको करते हैं। अब फॉर्मूला क्या था आपके पास, वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस वक्त वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 60। तो आप पहले देख चुके हैं कि 60 माइनस 60 अपॉन 10 आपके पास वैल्यू कितनी आ रही थी, 0। तो z की वैल्यू जब x 60 हो उस वक्त है 0, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी हैंड पे जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 72। तो z 72 इज इक्वल टू 72 माइनस 60 अपॉन 10। तो ये आपके पास आ रहा है 70 माइनस, तो आ जाएगा आपके पास 12 अपॉन 10, आंसर आएगा 1.2, ठीक है। तो z 72 पे आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, 1.2। अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है z व्हेन z इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.2, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व पे अगर प्रोजेक्ट करें, यानी इसको हमें ड्रॉ करें, तो हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए हम ये नॉर्मल कर्व बनाएंगे ऐसे करके, यूं। ये हमारा नॉर्मल कर्व आ गया। अब यहाँ से आप इसका 0 बना लें, यहाँ आपके पास 0 आ गया। अब कितना था, 1.2, तो 1.2 ज़ाहिर है आपके प्लस साइड पर होगा,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 है तो उससे थोड़ा सा दूर 1.2 आ जाएगा, तो ये 1.2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे एक वर्टिकल कॉलम ड्रॉ करें ताकि हम इसको फिगर बना सकें कि हमें एरिया कितना रिक्वायर्ड है। उसने कहा है कि ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.2। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि 0 से राइट साइड की तरफ, और 1.2 से लेस का मतलब यानी ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला पूरा जिसको मैंने बनाया है कॉलम एक वर्टिकल, ये वो एरिया जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर्ड करनी है, यानी यानी ये एरिया हमें फाइंड करना है, सिंपल। और प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चाहिए? व्हेन z इज ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन 1.2। अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन जो उसने पूछा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी आप बताएं व्हेन रैंडम वेरिएबल x इज ग्रेटर देन 60 बट लेसर देन 72, तो वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरह से करें। देखिए जब भी कभी आपके पास एक फंक्शन, जब हमने कैलकुलेटर से किया था, आपके पास क्या था, एक p था और आपके पास दूसरा r गिवन था, ठीक है। इन दो से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जब हम कहते हैं कि p, जब हम p यूज करते हैं, तो p यूज जब हम करते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो वैल्यू लिखी है और उससे लेस का एरिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है यानी 0 से ग्रेटर, तो मैं क्या करूंगा, पहले फाइंड करूंगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2, ठीक है। मैं 1.2 से आपको समझाता हूँ, पहले मैं 0 से कोशिश कर रहा था लेकिन मैं 1.2 से अब आपको समझाता हूँ। देखिए ये मैंने लिखा 0, यहाँ पे आएगा 1.2। अगर मैं p फंक्शन यूज करूंगा तो वो मुझे 1.2 और इससे लेस का एरिया पूरा देगा, यानी ये पूरा एरिया मेरे पास आ जाएगा अगर मैं p यूज करूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखूं p 1.2, यानी मैं किसका एरिया फाइंड करने जा रहा हूँ, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहा हूँ, जब z ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1.2 हो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बड़ी वैल्यू को फोकस करेंगे, यानी ये बड़ी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1.2, तो आप पहले p 1.2 फाइंड करें, फिर इसमें से आप माइनस करें। इसमें से माइनस कौन सा वाला एरिया हमें करना है, ये वाला एरिया। स्टूडेंट्स हमें ये वाला एरिया नहीं, इसमें हमें ये वाला एरिया माइनस करना होगा। तो जब मैं इसमें हमें ये वाला एरिया माइनस करना होगा तो उसका मतलब 0 और उससे लेस की वैल्यू हमें माइनस करनी होगी। तो इसलिए मैं क्या लिखूं, p 0। अगर मैं p 0 लिखूंगा तो 0 और उससे लेस का एरिया मेरे पास आएगा, यानी ये एरिया मेरे पास आएगा। तो मैं क्या करूं, अगर इसको माइनस कर दूं, यानी इस बड़े वाले 1.2 के पूरे एरिया में से 0 का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये वाला एरिया बाकी बचेगा, यानी जिसको मैं ये बना रहा हूं पेन से, ये एरिया मेरे पास बाकी बचेगा, ठीक है। तो आए इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। मैं स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ कैलकुलेटर की, ठीक है। तो देखें ये हमारा प्रीवियस सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, हम इसको वापस से 0 कर देते हैं। हमें चाहिए p 1.2 माइनस p 0, ठीक है। तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके और 1 प्रेस करूंगा, 5 प्रेस करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इसमें मुझे पहले चाहिए p जो 1 पर है, और कितनी मेरे पास वैल्यू पड़ी थी z की 1.2, तो 1.2 मैंने यहाँ रखा, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं माइनस लिखूंगा, p 0 करूंगा, यानी एक दफा फिर शिफ्ट प्रेस करूंगा, 1 प्रेस करूंगा, 5 प्रेस करेंगे और p यूज करूंगा यानी 1। अब मेरे पास है वैल्यू कितनी, 0 मुझे चाहिए, तो मैं 0 लिखूंगा यहाँ से और फिर इसको मैं इक्वल प्रेस करूंगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.3849। तो इसको हम वहां से वापस स्क्रीन आपसे शेयर करते हैं लेक्चर की, तो 0.3 जो इसका आंसर है वो मैं भी लिख देता हूँ वहां पे, ठीक है। ऑलरेडी हमें आंसर भी इसके गिवन है, तो ये जो आंसर हमारे पास आ रहा था वो वैल्यू थी 0.3849। तो 0.3849 ये इसका आंसर है, यानी ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली है व्हेन z इज ग्रेटर देन लेसर देन 1.2। यही असल में एनालोगस है किस चीज के, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 72, ठीक है। यानी ये वाला हमारे पास आंसर है इसका जो हमने फाइंड किया हुआ है। अच्छा अब देखते हैं कि एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। देखिए अभी तक हमने ये फाइंड कर लिया है b, एक हमने ये आपको बताया है। अब हम देखें बाकी जो क्वेश्चन है इसके ये वाले, ये आप कर लेंगे, ये बिल्कुल सेम होगा, इसी तरह से आप कोशिश कीजिएगा। ये भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह से होगा, और ये भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह से होगा जो भी हमने पार्ट बी किया हुआ है। पार्ट एफ में आपको बता देता हूँ, ठीक है। पार्ट एफ बहुत आसान है, ये दिया हुआ है एक्स इज लेसर देन 38, तो ये पी से आएगा, ठीक है। तो पार्ट एफ के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है व्हेन एक्स इज लेस देन, एक वापस से देखते हैं इसको, व्हेन एक्स इज लेस देन 38, ठीक है, लेस देन 38।
ये हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जेड हम जब कन्वर्ट करेंगे, जेड 38 इज इक्वल टू 38 माइनस म्यू, इसका जो मीन हमें गिवन था वो 60 था, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप देखिए इसका आंसर हमारा क्या आएगा, -22 डिवाइडेड बाय 10, यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10, तो वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 2.2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है व्हेन z इज लेसर देन -2.2। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के ऊपर अगर आप इसको बनाएं, ट्रेस करें, तो आपके पास यहाँ पे जीरो मौजूद होता है, और माइनस का 2.2 कंसिडर करें कि यहाँ पर है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, इससे लेस एरिया चाहिए, तो इससे लेस एरिया ये चाहिए, आप पी यूज करेंगे और पी से ही आ जाएगा आपके पास पी -2.2। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे। ठीक है, तो हमें चाहिए पी -2.2। तो वापस इसको, ये हमारा प्रीवियस सोल्यूशन था, इसको जीरो कर देते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे, 5 प्रेस करेंगे, ठीक है, और 1 प्रेस करेंगे। जब भी आपके पास लेस देन या इक्वल टू एरिया रिक्वायर्ड होता है तो आप पी यूज करके कर सकते हैं, और जब आपको राइट साइड का एरिया रिक्वायर्ड होता है आप आर से यूज करते हैं। तो वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2.2, -2.2, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इक्वल टू प्रेस करते हैं। ये आपके पास आ रहा है 0.139, 0.139। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.139। ठीक है, तो 13.9% चांसेस हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 38 होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आप ट्राई कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस को उसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाए हैं, हम लोगों ने जैसे डिस्कशन किए उसी तरह से। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। आपको कोई क्वेश्चन हो इसमें, मैंने कोशिश की कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और कोई सवाल अगर हो तो ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।